नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का जीएस मेंस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था ज्योग्राफी का, और उसी सीरीज़ में आज हम लोग पठार को देखेंगे और अन्य चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पठार के बारे में जानते हैं हम लोग दोस्तों कि धरातल का एक स्थल रूप जो होता है, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। कि जैसे देखिए यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई कुछ है, इसकी ऊंचाई कुछ है, लेकिन अगर यहीं पर ये इसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा है और ये सपाट भी है, चौड़ा है प्लस सपाट है, तो इसको क्या कहते हैं? पठार कहा जाता है। पठार की चट्टानें मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं? जैसे बलुआ पत्थर है, चूने का पत्थर है, ये सब अवसादी चट्टानें होती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई जो है साधारणतः 300 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। पठारों को उनकी ऊंचाई के आधार पर नहीं बल्कि उनके आकार और धरातलीय उच्चावच यानी कि उसकी आकृति के आधार पर पर्वतों और मैदानों में अलग किया जाता है। पठारों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो एक होता है अंतः पर्वतीय पठार। तो यह पर्वतमालाओं के, जैसे मान लीजिए बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, तो उनके बीच में जो पठार बनता है तो उसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। जिसमें तिब्बत का पठार है, बोलीविया का है, कोलंबिया का है, मैक्सिको का पठार है। महाद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। मैदानों और समुद्रों से घिरे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ब्राज़ील का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, दक्षिण भारत का अरब का पठार, ये सारी चीज़ें। लावा के उदाहरण जो लावा पठार होते हैं, जैसे एक स्नेक नदी का पठार जो है, एंट्रिम का पठार आयरलैंड में है, ठीक है। स्नेक नदी का पठार जो है वो अमेरिका में है। तो ये कुछ पठारों का वर्गीकरण है। अगला है पर्वतपदीय पठार। अब इनके एक ओर पर्वत तो दूसरी ओर मैदान होते हैं, ठीक है। तो एक ओर जैसे एक पर्वत रहेगा, लेकिन दूसरी ओर जो है मैदान या समुद्र होता है। अब इनका उदाहरण कौन सा है, इसमें उदाहरणों के देखते हैं। तो जैसे पैटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना में, मालवा का पठार है भारत में, ऑपलेशियन पठार है अमेरिका में। भारतीय पठारों को देख लेते हैं। लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा है। दक्कन प्रदेश में 3 विस्तृत पठारी क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र का लावा पठार, कर्नाटक का महाद्वीपीय पठार, तेलंगाना का महाद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर पठार या रांची, हजारीबाग, कोडरमा के पठार हैं। अब देखिए कुछ लिस्टिंग दी गई है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। ये आपको जैसे उत्तर लिखने में प्रश्न जो आप लिखते हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो भूपटल होता है, भूपटल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। कुछ आकृतियाँ बनती रहती हैं, कुछ आकृतियाँ बिगड़ती रहती हैं। तो उसके विकास की 2 प्रक्रियाएं सदा सक्रिय रहती हैं। कौन कौन सी? कुछ अंतर्जात प्रक्रियाएं, कुछ बहिर्जात प्रक्रिया। अंतर्जात का मतलब भूपटल के अंदर, बहिर्जात का मतलब भूपटल के बाहर। अंतर्जात प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जो भूपृष्ठ के अंदर होती हैं। इन प्रक्रियाओं से पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। इनमें ज्वालामुखी उद्गार तथा भूकंप आते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? बहिर्जात प्रक्रियाएं वे हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर कार्य करके स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इसमें अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण सम्मिलित होते हैं। ये इनका कार्य किसके द्वारा होता है? तो यह कार्य जो है नदी, हिमनद, वायु, सागरीय धाराओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं जिसमें भू संचलन कहते हैं। धरातल पर देखिए क्षैतिज संचलन जो होता है 2 रूपों में होता है। भूपटलीय मोड़ या वलन उत्पन्न करना, यानी दरार उत्पन्न करके, और भूपटलीय भ्रंश उत्पन्न करके। भूपर्पटी पर देखिए क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण क्या होता है कि चट्टान की परतों के मुड़ने की प्रक्रिया को वलन कहते हैं। वलन जो है सदा शिखरों और द्रोणियों के क्रम में होता है।
इसके ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे हुए जो भाग है, नीचे धंसा भाग, अभिनति कहते हैं। दबाव और खिंचाव द्वारा जब भूपरपट्टी पर दरार पड़ जाती है और एक भाग धंस जाता है या कोई भाग उड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन से उत्पन्न स्थल रूप कौन से हैं? कि जैसे भ्रंश कागार है, सीढ़ी नुमा ढाल है, भ्रंश घाटी है और भ्रंशोत पर्वत है। तो ये भ्रंशन से उत्पन्न आकृतियाँ हैं। भ्रंश घाटी की बात कर लेते हैं। देखिए, दो भ्रंशों या जो दरार होती है, दो भ्रंशों के बीच की धंसी हुई भूमि को भ्रंश घाटी कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये बीच में इतना क्षेत्र है, ये धंस गया है तो ये पूरा का पूरा एक घाटी का निर्माण कर लेता है। ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरणों को देख लें। जैसे वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच यूरोप की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है। इसी में राइन नदी बहती है। भारत की नर्मदा और दामोदर घाटियाँ भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण माने जाते हैं। अब अगली चीज़ क्या है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। मृत सागर जो है इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। अगला है हास्ट या भ्रंशोत पर्वत या खंड पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? देखिए, दो भ्रंशों के बीच उठे हुए स्थलखंड। अभी क्या था, नीचे धंस गया था एक स्थलखंड तो उसको भ्रंश घाटी बनी। अब ऊपर उठेगा तो भ्रंशोत पर्वत बनता है। इसी को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जब अगल बगल के, जैसे मान लीजिए ये इतना स्थलखंड है, अब इसी में भ्रंशन पड़ा, दरार पड़ी तो ये वाला पोर्शन जो है निकलकर ऊपर आ गया तो इसी को क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ये वाली पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। इसी में जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, वासजेस है। वलन और भ्रंशन में अंतर को देख लीजिए। कि जैसे वलन क्या है? भूपरपट्टी पर दबाव के कारण जब कोई भाग जो है मोड़ के रूप में मुड़ जाता है तो इस क्रिया को वलन कहते हैं। मोड़ पड़ना। वलन में संघनन की शक्ति के कारण चट्टानों के पटल को परस्पर जुड़ने की प्रक्रिया भी होती है। वलन के कारण परतदार पर्वतों और घाटियों का निर्माण भी होता है। हिमालय और आल्प्स पर्वतों का निर्माण भी वलन से ही हुआ है। भ्रंशन की बात कर लेते हैं। दबाव अथवा खिंचाव द्वारा जब भूपरपट्टी में दरार पड़ जाती है तो एक भाग धंस जाए तो उसे क्या है? भ्रंशन कहते हैं। इसमें तनाव के कारण चट्टानों के पटलों के खंडित, कोई भी पोर्शन है वो खंडित होता, अलग होता है। इसके कारण दरार घाटियों की रचना होती है। अधिकांश महाद्वीपों का निर्माण जो है भ्रंशन से ही हुआ है। अब देखिए अगला जो चीज़ है उसको कहते हैं भूकंप। तो देखिए भूकंप क्या है? आकस्मिक विवर्तनिकी, जो हमारी प्लेटें हैं, जैसे जो भूपटल है, भूपटल कई प्लेटों से बना हुआ है। जो प्लेटों में मूवमेंट होता है, संचलन होता है, तो आकस्मिक विवर्तनिक हलचल है ये। भूपरपट्टी का डोलना, भूपरपट्टी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जैसे मान लीजिए जो हमारा धरातल है, तो धरातल के अंदर जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। इसका उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप केंद्र के ठीक लंबवत होती, ऊपर होती है। भूकंप की विनाशकारी तीव्रता का जो मापन है रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। भूकंप के अनेक कारण होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, वलन और भ्रंशन, भूसंतुलन। तो ये सारे के सारे भूकंप के कारण माने जाते हैं। अब अगली चीज़ है भूकंप का विश्व वितरण। देखिए जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है तो इसमें 68% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। इसे अग्निवलय भी कहा जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह पेटी कहाँ पर है? भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। विश्व के 21% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र इटली, चीन, एशिया माइनर, बाल्डन प्रायद्वीप हैं।
इसके अंतर्गत यूरोप का आल्प्स, एशिया का हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ आदि आते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। अब देखिए मध्य अटलांटिक पेटी, तो देखिए उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक यह विस्तृत है, मध्य अटलांटिक पेटी। अब देखिए भारत के कुछ भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों को देख लेते हैं कि जैसे भारत के 2/3 भाग जो हैं भूकंप प्रभावित हैं। भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट के साढ़े 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। यूरेशियन प्लेट अपनी जगह से स्थिर रहने के कारण दोनों प्लेटों की टकराहट के कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप की स्थितियां बनती हैं। ठीक है। अब देखिए भारत में और कहाँ पर है, जैसे कश्मीर से लेकर अंडमान द्वीप तक फैली भूकंप पेटी में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, गुजरात और दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय इलाके भूकंप संवेदनशील के क्षेत्र में आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमाचल सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अब देखिए एक अच्छी नोट है कि जैसे भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग कहाँ पर है, रुड़की में स्थित है। भूकंप के दौरान क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक व दीर्घ तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप पृथ्वी की सतह में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परिवर्तन कर सकते हैं। प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंगों की गति सघन और ठोस चट्टानों में अधिक होती है। द्वितीय क्या है कि अनुप्रस्थ लहरें जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जबकि धरातलीय जो लहरें हैं धरातल के निकट ही चलती हैं। जल तथा थल दोनों माध्यम से यह गति कर सकती हैं। अब देखिए सिस्मोग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र होता है। इसी में सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप के भूकंप को मापने का, भूकंप का अंकन जो है कितने % में है, इसका अंकन जो है ये सिस्मोग्राफ में होता है, जिससे एक कलम होती है और उसका एक सिरा बेलन पर लिपटे हुए कागज़ से जुड़ा होता है। भूकंप द्वारा सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर ना होकर बाएं दाएं गज से ज़्यादा क्षति होती है। मतलब भूकंप केंद्र पर उतनी ज़्यादा क्षति नहीं होगी, लेकिन अगल बगल ज़्यादा होती है। भूकंप तीव्रता के मापक मर्कैली है, मर्कैली स्केल और रेक्टर स्केल। भूकंप के प्रकार उदाहरणों को देख लेते हैं कि जैसे ज्वालामुखी भूकंप क्राकाटोआ, एटना भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विवर्तनिकी भूकंप तो यह कैलिफोर्निया और जापान में आते हैं। और प्लूटोनिक भूकंप तो सियरा नेवादा का उदाहरण माना जाता है। ठीक है। तो अब देखिए भारत के भूकंप क्षेत्रों को अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। आज की डेट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। जैसे ही PDF कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को यह PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।